नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नरेंद्र सिंह। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के 9वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ खास, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट पर चर्चा का लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, वैश्विक चुनौतियों से उबरते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। नई कर प्रणाली से ज्यादातर मध्यम वर्गीय करदाताओं को होगा लाभ। आम बजट 2023-24 पर राज्यसभा में भी वित्त मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, आम बजट में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। उच्च सदन में चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अर्थव्यवस्था को लेकर रखे विचार और सुझाव। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल मौजूदा बजट सत्र के शेष हिस्से के लिए निलंबित। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने की घोषणा। कहा, संसद से बाहर की कोई संस्था हमारे कार्यों की नहीं कर सकती जांच। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने आम बजट को मध्यम वर्ग, रोजगार सृजन, लघु उद्यमों, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, स्वास्थ्य और हरित विकास पर केंद्रित करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के एहतियाती कदमों और आरबीआई की मौद्रिक नीति के कारण महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के दबाव से उबरते हुए भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। Broadly, the headings are middle class, employment related, MSME related, agriculture related, rural population related, health related, and green growth related. It actually, in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इसमें पूंजी डालने का रास्ता चुना, क्योंकि इसका बहुआयामी असर है। The Indian economy is still the fastest growing major economy and shall continue to be so even in 23-24. So since the pandemic, when the economy dipped by -23, our efforts to recover the economy has been through the capex route, capital expenditure route from the government side. And this, because it has great multiplier effect, enables to have in situ jobs created where the projects of the public expenditure are being spent and the projects are being made to rise. So that immediately in situ creates a lot of jobs and therefore triggers better income and therefore triggers better consumption. वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर प्रणाली बेहद आकर्षक है और इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक धन रहेगा। The new tax regime is very attractive. No tax for those with income less than 7 lakhs. Tax exemption limit will be 3 lakh under new regime against what was prevailing at 2.5 lakhs earlier. Standard deduction for salaried allowed in new regime as well. Will reduce tax liability. This proposal will reduce tax liability for majority of middle class taxpayers. New regime will be the standard or default. Taxpayers will have to opt for the old regime if she or he wants. Doubling of investment limit in small saving schemes. वित्त मंत्री ने राज्यों की हिस्सेदारी, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कटौती के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर नवंबर 2021 और जून 2022 में 2 बार उत्पाद शुल्क कम करके लोगों को राहत दी थी। The provision for food subsidy available in the budget of 23-24, sir,
is adequate, we think, to cover all the anticipated expenditure for the PDS operations. And therefore, that's not even less. The increase in food subsidy in the last 2 financial years is due to the PM Garib Kalyan Anna Yojana to 80 crore people. There is just no reduction in the food subsidy, and therefore, on that behalf, to allege that I'm maintaining fiscal consolidation at the cost of reducing food subsidy is completely wrong. Foreign price, import price जब ज़्यादा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार एक्साइज ड्यूटी को कम करके जनता के ऊपर बोझ ना हो ऐसे स्टेप लिया नवंबर में और जून में, नवंबर 21, जून 22। वित्त मंत्री के जवाब से पहले लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर तीसरे दिन भी चर्चा जारी रही। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विकास एवं वैश्विक फोकस की नींव स्थापित करने वाला ये बजट है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम व्यवस्था के सिद्धांत पर भरोसा रखते दुनिया को अपनी समस्या का समाधान दिख रहा है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है आने वाले समय में, वैश्विक भूमिका है, उसको दर्शाता है। इस बीच वैश्विक महामारी तथा युद्ध की विभिन्नता विषमताओं के बीच भी भारत का विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जो विश्व में शायद सर्वाधिक ही होगा। बिहार के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। बिहार से लगभग 1.25 करोड़ लोग बाहर पूरे हिंदुस्तान में खट रहे हैं। अभी हमारे अलग अलग राज्यों के लोग कह रहे थे अगर वहां तरक्की है तो वो हमारे बाजुओं के वजह से है, और हम वहां इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। हमारे बिहार में क्यों नहीं योजनाएं दी जा रही हैं, पैसे क्यों नहीं दी जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार गरीब रहे और बिहार से गरीब मजदूर पूरे मुल्क में दर दर की ठोकर खाए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता के नाम पे जो सीवर लाइन है, जिसके अंदर 5 साल, पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखे तो 347 लोगों की मृत्यु केवल सीवर क्लीनिंग के नाम पे मैन होल के अंदर उतर के जो जहरीली गैस पैदा होती है उसके कारण हुई है। प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में नमस्ते योजना लाई है, जिसके कारण मैकेनाइज क्लीनिंग के द्वारा सभी शहरों के अंदर सीवर लाइन को मैकेनाइज क्लीनिंग से युक्त किया जाएगा और मशीनरी से ये सफाई होगी, जो मानवता के दृष्टि से इन वर्ग के लोगों को राहत दिलाने वाली है, जिसके कारण में ये मैकेनाइज क्लीनिंग के कारण जान भी बचेगी और स्वच्छता भी बढ़ेगी। I am opposing the budget documents, which is nothing but a piece of vapid rigmarole, because the budget itself is an eloquent testimony of the attitude of this government, which is simply anti-farmer, anti-people, anti-labor, anti-SC, anti-ST, anti-minority and all. प्रश्नकाल के दौरान डीएम के सांसद टीआर बालू ने मदुरै में एम्स के निर्माण कार्य का मामला उठाया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मदुरै एम्स में पढ़ाई चल रही है और इस मामले में सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि यहाँ जिस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है, सवाल मदुरै एम्स का है और ये स्टेट को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि मदुरै में एम्स नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुरै में ऑलरेडी एम्स हो गई है, वहाँ एम्स का एजुकेशन चालू हो गया है। कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी आज बजट पर चर्चा का जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि आम बजट मध्यम वर्ग, रोजगार सृजन, लघु उद्यमों, कृषि क्षेत्र,
ग्रामीण आबादी, स्वास्थ्य और हरित विकास पर केंद्रित है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर देश में कर आधार व्यापक होता तो भारत को कर्ज नहीं लेना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकास अनिवार्यताओं को राजकोषीय आयामों के दायरे में संतुलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। The states will be partners in this massive capital drive. Budget 23-24 has, from this 10 lakh crores, given 1.3 lakh crores for the state's exclusive use. So because in principle we believe capital expenditure, provision for capital expenditure has actually given us that traction in growth post-pandemic and the year after that as well. So this year too we have given that emphasis, and that emphasis is being shared with the states, where we give them the amount on a 50-year loan with no interest charged on the states. So other than that, there are obviously the details of the budget itself. It has come up with a lot of provision for the middle class, for the employment generation, for MSMEs, for agriculture, for rural population, specific pointed programs and outlays, for health and for green growth. वित्त मंत्री के जवाब से पहले राज्यसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। अगर हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं तो आय करदाता जो होता है उसको हम दान करदाता कहना चाहिए, कि उसके टैक्स से जो है वह जा करके लोगों के गरीब कल्याण के लिए खर्च होता है, इसलिए वह उसका सम्मान होना चाहिए, वो दान करदाता के रूप में जाना चाहिए। यह सरकार पे भरोसा है कि 3.6 करोड़ रिटर्न 2013-14 में भरी जाती थी। आज के दिन में इतना बड़ा विश्वास लोगों का है मोदी सरकार के नीतियों में, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, कि यह रिटर्न 3.6 से 6.5 6.5 करोड़ रिटर्न की संख्या हो गई। यह भरोसा और विश्वास बढ़ा है। Sir, I'll also commend her for the steps taken by the government to boost the green ecosystem in the country. The National Green Hydrogen Mission, with an outlay of close to 20,000 crore, will facilitate the country to transition to a low carbon economy and also reduce our dependency on the fossil fuel imports. Sir, it won't be out of place for me here to mention that Odisha was the first state to keep track of and make public disclosure of the government expenditure made for climate action and to mainstream climate action into the state's budget. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आम बजट पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। This is a rare opportunity. People expect us that we make our contributions, our suggestions, so that the government may be enlightened. The absence of the members on this most momentous occasion does not augur well for democratic values. We are facing a situation where dialogue, debate, and discussion is evading the hallowed precincts of this House. We are yielding our ground to forces outside the House, and that will never strengthen democracy. There is no issue which cannot be determined by dialogue, deliberations, and discussions. I do hope my sentiments will be appreciated, and we will in future work seriously to raise the level of the debate. Honorable members are very well informed. They are enormously talented. They bring on the table huge experience. But it will do a great good if we are attentive when the debate takes place, so that we do not repeat a point that has been hammered on number of occasions. I am happy some of the members have made well-prepared contributions, and that is highly impactful. It has sent a very bad signal today, like yesterday, that there are no speakers. They are absent. There can be no reason or rationale for such kind of absence from the House.
कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसदीय विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। श्रीमती रजनी पाटिल अशोक राव is suspended for the remaining period of the current session until there is report available for consideration of the House from the Privileges Committee. I put this motion for consideration of the House. Taking note of the sentiment of the House, it is hereby directed that all steps be taken that are applicable for a member who is under suspension, and this will be effective during the remaining period of the current session, subject to a report being made available by the Privileges Committee for consideration of this August House. इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सदन पीयूष गोयल सहित विभिन्न दलों के सदस्यों का पक्ष सुनने के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि आचरण सदन के नियमों के अनुकूल नहीं है। Unfortunate incident has happened yesterday, where it is been found that on social media we are seeing videos recorded in this August House in a very, very unfortunate manner, showing senior members of Parliament in very poor light, unauthorizedly being recorded. Clearly it shows that it has been recorded in the precincts of this August House, and it has been demonstrated and distributed through social media. The Honorable MP had requested that you may kindly have the matter investigated and examined, and the Honorable member responsible for any such act, and this I would consider as a misconduct of the House. This I will consider as blatant and flagrant disregard for the rules of the House, and such actions only bring disrepute to the entire August House and to the entire members of this House, and to your chair, sir. I would urge your good self to kindly name the member who was involved in this act, and appropriate actions befitting the disregard for the directions of the chair, befitting the breaking of the rules of this House, should be taken out in this case. इस मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद से बाहर की कोई संस्था हमारे कार्यों की जांच नहीं कर सकती। Honorable members, I need to hold down. One second, please take it. I need to hold out an assurance to the members. The honorable member has indicated that our action should not be such that some other authority can scrutinize it. I assure the House there is no authority beyond Parliament to scrutinize our actions. I further assure the House there is a constitutional prescription to that level. I indicated so on 7 December 2022. I reiterate, we are the ultimate architect of Constitution. There is no authority under the Constitution that can even look at issues that are meant for us. There was a suggestion. One second. There was a suggestion that we could immediately investigate through agencies Twitter handle. I said no. That idea doesn't occur to me. And that suggestion came from a distinguished member. I said, as chairman, I will vindicate the trust of my electorate. We will deal it in-house and will not seek any outside assistance.
सुबह 11 बजे जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि नियम 267 के तहत 5 नोटिस मिले हैं जो व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। 5 notices received under Rule 267 are held by me as to be not in order. इसके बाद सदन में अवरोध की स्थिति नजर आई तो सभापति ने कहा कि सदन तय करेगा कि ये कैसे चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपने स्तर पर कार्रवाई को आखिरी क्षण तक टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सदन में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेंगे। If I have to take an action at my level, I would seek to avoid it to an extreme degree, because ultimately I am one amongst you all. I have interacted with the leaders yesterday. I do not appreciate disorder. I do not appreciate disorder being responded by disorder. इसके बाद कांग्रेस और टीआरएस के सदस्यों ने अपने भाषणों के अंशों को हटाए जाने पर आपत्ति जताई और कुछ सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस अस्वीकार किए जाने का मुद्दा उठाया तो सभापति ने सदस्यों से अपने चैम्बर में मिलने को कहा। रूल 267 को परिभाषित आपने किया है। रूल 267 के अंदर आपने 3 बातें कही हैं। पहली बात आपने कही है कि यू विल सीक परमिशन टू मूव अ मोशन, एक में नहीं हुआ है। नंबर टू यू विल स्पेल आउट डिटेल में आप कौन से रूल का सस्पेंशन चाहते हैं। यह करने के बाद एक तीसरा रिक्वायरमेंट भी है कि आप ये कहोगे कि हमने विचार कर लिया है इस मुद्दे को जो हम 267 में रेज करना चाहते हैं, कानून की किताब में और कोई प्रावधान नहीं उसको रेज करने का। मैंने आपके हर नोटिस को देखा है और जब आप लोग मेरे से मिलने आओगे सब मेरे पास रखूंगा। किसी के अंदर ये पूर्ति नहीं की गई है। ऑल इश्यूज कनेक्टेड विद रूल 267 and all issues connected with the issue of expansion of observations made here, the members who feel aggrieved or have a point of view or wish to make an input or suggest modifications or give us a way forward approach may see me, may spare time. I invite all of them in my chamber in the afternoon today. सभापति ने सदन के कल के कार्यवाही के दौरान सदस्यों के वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी काफी नाराजगी जताई। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को अपने सदस्यों को नियंत्रित करने की नसीहत भी दी। Honorable members, yesterday, against a directive that was imparted earlier, there was video recording in the House. Members recorded it. That is on Twitter. Imagine what are the consequences of it. And still, I wish to settle these issues not in the House, in my chamber. So please cooperate with me. अवरोध के बीच ही शून्यकाल पूरा हुआ। प्रश्नकाल आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आकर नारेबाजी करने लगे। सभापति ने उनसे अपने स्थान पर लौट जाने का आग्रह किया। इसके बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की कुछ टिप्पणियों के बाद सभापति ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। उच्च सदन में आईयूएमएल सांसद अब्दुल वहाब की ओर से अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार को लेकर लाए गए गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा हुई। इसके जरिए उन्होंने सच्चर समिति और अन्य प्रतिवेदनों की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी। इस पर हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। According to the Sadar Committee report, 1/4 of Muslim children in the age group of 6 to 14 years have either never attended school or are dropouts. For children above the age of 17 years, the educational attainment of Muslims in higher education is 17% as against national averages at 26%. 93% cut in the allocation of madrasa, sir. Sir,
it was 160 crore. You know, it came down to 10 crores. It came down to 10 crores. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कोचिंग देने के लिए जो पिछली बार बजट था वो था 79 करोड़ और इस बार 49 करोड़ घटा करके मात्र कर दिया गया है 30 करोड़ सर। जिस घर में जल पहुंच रहा है, जिस घर में शौचालय पहुंच रहा है, उस घर में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बोर्ड लगा हुआ नहीं है। Sachar Commission report. Who brought it? UPA brought it. Why UPA brought it? Because UPA believed that we should take everyone along. UPA believed in an inclusive India. टोटल बजटरी एलोकेशन, मेरे मित्र कह रहे थे कि हम एक नजर से देख रहे हैं, एनोमलीज थी स्कॉलरशिप में। नहीं सर, सरकार खुद एडमिट की है मेरे सवाल के जवाब में कि 90% एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जब गैस के सिलेंडर दे रहे थे, उस पे काम कर रहे थे, उन्होंने किसी जात धर्म समुदाय को नहीं देखा। हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए, बीमार ना हो इसलिए उन्होंने काम किया। मदरसों के जो शिक्षक हैं उनका कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे पास उनके फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए, क्या उसमें बड़े संख्या में क्या हर धर्म के अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं मिला था? क्या 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस कार्ड मिले हैं, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन मिले हैं, 48 करोड़ जनधन बैंक खुले हैं। ये सारे के सारा विकास हर वर्ग के लिए, हर गरीब के तबके के लिए ये लाभ मिला था। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विकास के लिए प्रयास। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।